गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में कोणीय त्वरण को पढ़ रहे हैं। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, एल्फा से प्रकट करते हैं इसको। प्रतीक इसका अल्फा है। क्या है ये कि जब किसी पिंड पर कोई बल आरोपित होता है जिससे कि वो पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूमे, जैसे यहां पर ये पिंड है, ये पिंड जो है इस अक्ष के पड़ता घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है माना। जैसे ये अक्ष है यहाँ पे बोर्ड के तल के लंबवत, तो ये पिंड इस प्रकार का है कि ये इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो जब इस पिंड पर कोई बल आरोपित होगा तो ये पिंड इस अक्ष के पड़ता घूमने लगेगा, अर्थात ये घूर्णन गति करने लगेगा। तो जब कोई पिंड किसी बल के अंतर्गत किसी अक्ष के पड़ता घूमता है तो इसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इस गति में, घूर्णन गति में, कि जिस अक्ष के पड़ता ये पिंड घूमता है उस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। जैसे कि पंखे की गति, पंखे की जो रॉड होती है उसके पड़ता पंखा क्या करता है, घूर्णन गति करता है। पंखे की प्लेटें घूर्णन गति करते हैं। लट्टू की गति, ठीक है, दरवाजे को हम बंद खुला कर रहे हैं तो दरवाजा जो है कब्जों के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, या कुम्हार के जो चाक होता है उसकी गति, ठीक। तो ये सब गतियां क्या हैं, ये घूर्णन गति के एग्जाम्पल हैं। तो जब ये पिंड इस अक्ष के पड़ता बल लगने पे घूर्णन गति करेगा तो उस दौरान क्या होगा, माना ये पिंड की प्रारंभिक स्थिति है, थोड़ी देर में डेल्टा टी समय के बाद पिंड यहां पहुंच गया। तो ये काला वाला जो पिंड बना रखा है ये प्रारंभिक स्थिति को दिखा रहा है पिंड की, और ये जो लाल कलर में पिंड, ये पिंड की घूर्णन गति के दौरान नई स्थिति को प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे माना ये पिंड पहले ऐसे था, यहाँ पर कील में ठोक दी और बल लगने पे पिंड क्या हो गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये नई स्थिति होगी पिंड की, ये प्रारंभिक स्थिति है। अब इस पिंड में ये कुछ कण होंगे, पिंड कणों से मिलकर बना है। तो जैसे 3 कण दिखा रखे हमने, तो इनमें जब ये पिंड घूर्णन गति करेगा तो इसके ये कण भी क्या होंगे, ये गति करते हुए नई स्थिति में यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे ये माना P1 था, ये P2 था, तो P1, P2 ये 3 कण जो है घूर्णन गति के दौरान नई स्थिति में आगे P1 डैश, P2 डैश पे और P डैश पे। तो हुआ क्या इस दौरान कि जब पिंड घूर्णन गति करता है किसी अक्ष के पड़ता, तो इसका कोणीय वेग अगर समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, तो यदि पिंड अलग अलग समय में पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन होता है तो एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या है कि एकांक समय में घूर्णन गति में करने वाले पिंड के कोणीय वेग में होने वाला परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है। जैसे कि माना T1 समय पर यहां पर कोणीय वेग था पिंड का ω1, माना कोणीय वेग परिवर्तित हो रहा है तो कुछ देर बाद T2 समय पे पिंड यहां पर आ गया और इस समय इसका कोणीय वेग जो है यहां पर क्या पाया गया, ω2। तो समयांतराल कितना हो गया, समयांतराल ये हो गया आपका बाद का समय ऋण पहले का समय, और कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, तो कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा ये आ गया ω2 माइनस ω1। यहां पर ω2 है कोणीय वेग, यहां पर ω1 है। तो T2 माइनस T1 जो समयांतराल है इसको हम डेल्टा T से प्रकट कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा T समय में कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन ये कितना है, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा T समय में कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा है।
तो एकांक समय में कितना परिवर्तन होगा? एकांक समय का मतलब है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 ले लेंगे समय को। तो एकांक समय में कोणीय वेग में परिवर्तन ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। तो ये जो आया कि एकांक समय में कोणीय वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, यही जो परिवर्तन है ये कहलाता है कोणीय त्वरण। इसी को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये इसमें अंश में क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो इसको हम कोणीय त्वरण कह रहे हैं। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा ये भी हो सकती है कि घूर्णन गति के दौरान कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। घूर्णन गति करने वाले पिंड में कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। और कोणीय त्वरण का मान शून्य कब होगा? जब कोणीय वेग ये वाला ये शून्य कब होगा? जब ये कोणीय वेग में परिवर्तन क्या हो? शून्य हो। अगर डेल्टा ओमेगा शून्य आता है तो इसका अर्थ है कि कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये शून्य हो जाएगा। अल्फा से प्रकट करते हैं इसको। कोणीय वेग में परिवर्तन शून्य का अर्थ है, कोणीय वेग में परिवर्तन यानी ये शून्य हो गया। तो ये शून्य होने का अर्थ है कि ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1। यदि कोई पिंड इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है कि उसका कोणीय वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो एक समान कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, तो पिंड का कोणीय त्वरण उस समय शून्य होता है। परंतु यदि कोई पिंड इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है कि समय के साथ साथ उसका कोणीय वेग परिवर्तित हो रहा है, तो तब कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। यह सदिश राशि है, कोणीय त्वरण सदिश राशि है। और इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र आ गया कोणीय त्वरण का, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। इसे अल्फा से प्रकट करते हैं तो कोणीय त्वरण अल्फा बराबर हो गया डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। या इसको हम क्या लिख रहे थे पहले, इससे पहले अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करें तो कोणीय त्वरण अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम? कोणीय वेग में परिवर्तन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे T2 माइनस T1। ये आ गया। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को डेल्टा ओमेगा लिखा, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखा। यदि ये समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो तो तब जो है हम अल्फा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 अपॉन इनटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अर्थात कि ये क्या शो कर रहा है कि डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मान लगातार कम हो रहा है। तो यदि समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो तो तब ये जो राशि आ रही है इसको हम लिख देते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। अर्थात समय के साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण अल्फा कहलाती है। इसको एक और नाम दे सकते हैं हम कि कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर, या कोणीय वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, ओमेगा का टी के सापेक्ष अवकलन कोणीय त्वरण कहलाता है। सदिश राशि है ये। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा इसका? तो इसका मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको देखिए, इसका मात्रक, इसका कोणीय त्वरण का मात्रक बराबर ओमेगा का मात्रक बटे, ओमेगा मतलब कोणीय वेग का मात्रक, तो कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड, और बटे में समय का मात्रक, तो समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो इस प्रकार से इसका मात्रक जो आ गया, यह आ गया रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। इसकी विमा आ जाएगी कोणीय वेग की विमा। तो कोणीय वेग की विमा होती है t की पावर -1, और जो कि हमने यहां से पढ़ा था v इक्वल टू r ओमेगा,
रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या या दूरी, तो यहां से ओमेगा बराबर v अपॉन r आया था, तो यहां से इसकी विमा क्या आएगी, v की विमा क्या होगी lt की पावर -1 बटे r की विमा l, l से l कैंसिल, तो ओमेगा की विमा होती है t की पावर -1। ये किसकी विमा है, कोणीय वेग की विमा t की पावर -1। तो यहां से हम जो है अल्फा की विमा निकाल सकते हैं। अल्फा की विमा बराबर t ओमेगा की विमा t की पावर -1 बटे समय की विमा होती है t। तो इसको अगर हम हल करें तो यह आ जाएगा t की पावर -2। तो इसकी विमा कोणीय त्वरण अल्फा की विमा ये होती है t की पावर -2। सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होती है ये कोणीय वेग और त्रिज्या सदिश के लंबवत होती है। अब जैसे यहां पर माना यहां पर हमने कण लिया P, ये P जो है इस यहां पर एक अक्ष है O बिंदु पे बोर्ड के तल के लंबवत, और O बिंदु से इस पिंड में एक कण है P, इस P की O से दूरी है R, ये R दूरी पे है। माना इसमें एक बल लगा F, और बल F के अंतर्गत ये पिंड क्या कर रहा है, इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है। तो ये कण P कुछ देर बाद डेल्टा t समय में कण P कहां पहुंच गया, डेल्टा t समय में कण यहां से P डैश पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इस दौरान इसने यहां पर कितना कोण इसलिए घूम गया, ये माना डेल्टा थीटा कोण घूम गया यहां से यहां जाने के दौरान, और रेखीय विस्थापन इसमें कितना हुआ, डेल्टा s हुआ, और कोणीय वेग में परिवर्तन माना यहां पर कोणीय वेग ओमेगा 1 था, यहां पर जाने पे कोणीय वेग माना ओमेगा 2 हो गया। तो कोणीय वेग में परिवर्तन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अर्थात डेल्टा ओमेगा। तो माना ये इस कण P का कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा है, तो जो इस कण के कोणीय वेग में परिवर्तन होगा वही इस पिंड के हर कण के कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि घूर्णन गति में क्या होता है, इसमें जितने भी कण होंगे सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होगा, परंतु सभी कणों का रेखीय वेग अलग अलग होगा, सभी कणों का रेखीय विस्थापन अलग अलग होगा। क्योंकि जैसे ये कण है, इस कण का रेखीय विस्थापन यहां से यहां तक हुआ, इस कण का रेखीय विस्थापन यहां से यहां तक हुआ, इस कण का रेखीय विस्थापन यहां से यहां तक हुआ। तो ये दूरी अलग अलग है। जब ये पिंड यहां पर था तो उस समय कण यहां पर थे, जब ये पिंड इस स्थिति में आ गए तो ये तीनों कण यहां चले गए। तो इन तीन कणों का रेखीय विस्थापन क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी ये है, यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि घूर्णन गति में कणों का रेखीय विस्थापन क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए घूर्णन गति में हर कण का पिंड के हर कण का रेखीय वेग अलग अलग होता है, परंतु घूर्णन गति में पिंड का हर कण क्या होता है, ये एक समान कोण से घूम जाता है। ये यहां से ये सब कोण क्या होंगे, यहां पर ये सब कोण आपस में बराबर है। अगर ये 30 अंश का है ये कोण 30 अंश का, तो ये भी 30 अंश आएगा, ये भी 30 अंश आ गया। तो अर्थात यहां पर कोणीय विस्थापन सेम है, एक समान रहता है। तो घूर्णन गति में पिंड के सभी कणों का कोणीय विस्थापन एक समान होता है। एक कण जितने कोण से घूम जाएगा प्रत्येक कण उतने कोण से घूमकर नई स्थिति में पहुंच जाता है। तो कोणीय विस्थापन एक समान होता है घूर्णन गति में, इसलिए घूर्णन गति में हर कण का कोणीय वेग भी क्या होता है, एक समान। तो घूर्णन गति में कणों का रेखीय विस्थापन रेखीय वेग अलग अलग होता है, जबकि कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग हर कण का एक जैसा होता है। ठीक है, तो माना यहां पर क्या हो रहा है, इस स्थिति में जब पिंड था इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 था, जब ये इस नई स्थिति में पहुंचा पिंड का कोणीय वेग ओमेगा 1 हो गया, तो डेल्टा t समय में इनके कोणीय वेग में परिवर्तन ये आ गया। अब जो है यहाँ पे कोणीय वेग में परिवर्तन निकाल दिया, तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, क्योंकि कोणीय वेग परिवर्तित हो रहा है तो कोणीय त्वरण अल्फा बराबर आ जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो हम इस राशि को डेल्टा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन dt लिख सकते हैं,
अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा अपॉन डी टी है, ओमेगा का टी के सापेक्ष अवकलन। हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहां पर ओमेगा का मान रखिए एल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी अपॉन आर। ये मान रख दीजिए कि ओमेगा का मान हम ये रख सकते हैं, v क्या है, कण का, किसी कण का रेखीय वेग, r क्या है, इस कण का रेखीय वेग क्या माना v, और इसकी यहाँ o से दूरी क्या है, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी क्या है r। ये है इसका मतलब। तो एल्फा बराबर आ जाएगा, ये r जो है नियत रहेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन r और dv बाई dt। तो ये जो dv बाई dt है, ये इस कण का क्या आ गया, रेखीय वेग परिवर्तन की दर। तो रेखीय वेग के परिवर्तन की दर, इसको हम कहते हैं रेखीय त्वरण। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं एल्फा बराबर, इसी को एल्फा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, डीवी बाई डी को हम लिख सकते हैं ए, जहां ए क्या है, रेखीय त्वरण, इस कण का रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण भी हर कण का अलग अलग होगा, क्योंकि रेखीय वेग अलग अलग है पिंड के हर कण का, तो पिंड के हर कण का रेखीय त्वरण भी अलग अलग होगा, इसलिए इसका अवकलन भी हुआ यहाँ पे। अब देखिए ये आ गया, तो यहां से क्या आ गया, a इक्वल टू आर इंटू एल्फा। तो ये सदिश राशियां हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सदिश रूप में वेक्टर a, अर्थात रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण a, वेक्टर a बराबर ये r इंटू एल्फा, इसको एल्फा को पहले लिखिए और इंटू r। तो वेक्टर a बराबर आता है वेक्टर एल्फा और वेक्टर r। वेक्टर एल्फा क्या है, ये कोणीय त्वरण है और ये रेखीय त्वरण। ये क्या है, कोणीय त्वरण, और ये क्या है, r क्या, वेक्टर r, ये है त्रिज्या सदिश, यानी कण की घूर्णन अक्ष से दूरी या कण का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो इसको हम त्रिज्या सदिश भी कहते हैं। तो ये रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण और त्रिज्या सदिश के वेक्टर गुणनफल के बराबर होता है। यही इनमें जो है आपस में संबंध है कि रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या सदिश। तो कोणीय रेखीय त्वरण, यहां से रेखीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण और त्रिज्या सदिश दोनों के लंबवत होता है, और जो ये कोणीय त्वरण है ये ओमेगा और r दोनों की दिशा के लंबवत होता है। तो इस प्रकार से हमने आज यहां पर कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ा। थैंक यू।